सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें। बजट आ सकता है कोरोना के बावजूद भी, पर खुशी की बात की है कि इतनी घोषणा के बावजूद भी घोषणा लागू होना दूसरी उपलब्धि है। इसके लिए मैं तमाम हमारे साथियों को, मंत्रीगण साथी है या विधायक लोग हैं या जितने भी हमारे अधिकारी गण हैं, सबने समर्पित होकर काम किया, समर्पित होकर कमिटमेंट के साथ काम किया, तब जाके संभव हुआ। सुनने को मिलता है चाहे पानी हो, बिजली हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, और आज जो ये राजस्व के काम हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में तहसील, उप तहसील, एसडीओ ऑफिस खोलना, उससे जो सुविधाएं मिलेगी और जो हमारा नारा संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन देने का, उसमें बहुत बड़ी सुविधाएं प्राप्त होती है। क्योंकि जब नजदीक में ऑफिस होता है तहसील का, उप तहसील का या एसडीओ का, तो उसको एक सहूलियत मिलती है आम गांव ग्रामीण व्यक्ति को भी, आम व्यक्ति को भी। जो उपलब्धि हुई है अभी इतनी बड़ी तादाद में खुलने के बाद में और सुविधा मिलेगी, एक बात है। और मुझे बताया गया 588 ढाणी हो गई मेजर, उनको भी राजस्व गांव का दर्जा दिया गया। 588 गांव का दर्जा मिल गया। अब गांव में जो बनने वाली हर योजना का लाभ वहां तक पहुंचेगा, जो बड़ी धारणीय भी है। प्रशासन गांव के संग अभियान अपना आप में अनूठा था, जिसके अभी राजस्व मंत्री जी और आनंद कुमार जी और राज्य मंत्री जी सब बता रहे थे किस रूप में इसका इम्पैक्ट हुआ। ऐसे अभियान से एक समय के बाद चलते रहने चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसले हो जाते हैं अभियान के रूप में, अन्यथा लोगों को तकलीफ होती है। अभी जो नियमन हुए बाड़ों के भी और निवासों के भी, वो बहुत बड़ा फैसला था। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लाखों में जो पट्टे मिले हैं, 10 लाख पट्टे मिल के आप सोच सकते हो कि जिनको पट्टे मिले हैं उनको कितनी खुशी हुई होगी। 15 लाख अभिलेखों में शुद्धिकरण भी अपना आप में उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। नाम मंदिर खुलना 15 लाख का, 1.5 लाख खातों का विभाजन, बंटवारा होना, जो भी राजस्व मंत्री जी कह रहे थे, राज्य मंत्री, बंटवारों के काम, भूमि आवंटन के काम, 4,500 हेक्टेयर भूमिहीनों को पट्टे मिल गए, 15,000 भूमिहीनों को। तो ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। उसके लिए मैं राजस्व मंत्री जी को, इनके तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी सहित अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी दी गई अच्छे ढंग से उसको निभाया और बहुत शानदार ये कैंप कामयाब रहे। मुझे भी 15-20 जगह जाने का मौका मिला। हर कैंप में मैंने देखा 22 विभाग के लोग बैठे हुए थे, उन सब में उत्साह था काम करने का, एक प्रतिबद्धता झलक रही थी। उसी रूप में उन्होंने लोगों को राहत देने का काम किया। मुझे खुशी है कि अब फॉलोअप कैंप लगेंगे, जिसकी घोषणा की जा चुकी है। राजस्व मंत्री जी भी कह रहे थे फॉलोअप कैंप भी बड़े गंभीरता के साथ होने चाहिए, जिससे कि जो काम बच गए हैं, नहीं हो पाए हैं, वो काम भी उन लोगों को राहत मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि ये काम भी अपना आप में एक अभियान की तरह चलना चाहिए और तारीखें तय होके किस प्रकार से पूरे हों। ये धरा मोबाइल ऐप पर जमाबंदी, गिरदावरी, खसरा, नक्शा, आसामी से जुड़े सभी दस्तावेजों का आमजन उपलब्ध करवाए गए। ये भी अब IT का जमाना है। इस कारण संभव हो रहा है कि उसका कैसे हम उपयोग कर सकें। आपने उपयोग करने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि और ज्यादा हम कैसे इसको, जैसे पेपरलेस आपने रेवेन्यू ऑफिसर को बनाया है ई गवर्नेंस के लिए, अब जो राजस्व अधिकारी ऐप पटवारी, गिरदावरी करने वाले और तहसीलदार को ऑनलाइन आवेदन पर कार्य कर सकते हैं। तो ये तमाम फैसले जो हैं
ये मैं समझता हूँ कि हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बहुत लंबा अरसा लगा, 20 साल पहले जब सरकार हमारी थी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड को कैसे आईटी में बनाए, उसी लिए मैं टीम भेजी थी बॉम्बे, महाराष्ट्र को देखने के लिए। स्टैम्प का जो सिस्टम होता है उसके भी आईटी बेस कैसे बने, उसके लिए भी वो टीमें गई थी। टाइम लगा, पर मैं समझता हूँ धीरे धीरे आगे रिकॉर्ड ही बन गए और उसमें सब तरह की आसानी हो जाएगी। इसी रूप में ये गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट जो बना था और राइट टू हियरिंग एक्ट बना, पिछली बार सरकार थी हमारी तब, उसके लिए मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को कहना चाहूंगा कि ये दोनों एक्ट जो है जिस उद्देश्य से बनाए गए वो उस उद्देश्य से कामयाब नहीं हो पाए। कारण चाहे कोई रहे हो, सरकार भी हमारी बदल गई, नई सरकार का हो सकता है कि जिन उद्देश्यों को लेके हमने सोचा था उनमें वो कन्विंस नहीं हुए होंगे या अधिकारी उनको कन्विंस नहीं कर पाए होंगे, कोई बात हो सकती है क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो सरकार बदलने के बाद में दो अगर एक्ट लागू ढंग से होते तो ये जो कैंप लगते हैं, रेवेन्यू कैंप लग रहे हैं गाँव में या सिटी में कैंप लग रहे हैं, प्रशासन शहरों के संग अभियान, हो सकता है उसमें काम का दबाव कम रहता, फिर ये हो सकता था। क्योंकि अधिकांश कई लोगों के काम तो दो कानून के आधार पर पूरे हो जाते और राइट टू हियरिंग तो पूरे कंट्री में एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने सुनवाई का अधिकार दिया पब्लिक को, पर लागू नहीं हो पाए। इस बात का मुझे दुख भी है। अब मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि तमाम कलेक्टर साहबान बैठे हुए हैं, तमाम कमिश्नर्स बैठे हैं, सब अधिकारी बैठे हुए हैं। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब को चाहिए एक बार मीटिंग अलग बुला के और नए सिरे से कैसे ये लागू हो सकते हों, जिससे कि लोगों की सुनवाई होने लग जाए अधिकार के साथ में। अधिकार के साथ में सुनवाई और बिना अधिकार के साथ में सुनवाई, रात दिन का फर्क है। जैसे यूपी गवर्नमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और विजय सोनिया गांधी जी ने जब सूचना का अधिकार का कानून बनाया पार्लियामेंट के अंदर, महात्मा गांधी नरेगा का एक्ट बनाया पार्लियामेंट के अंदर, रोजगार का अधिकार दे दिया, शिक्षा का अधिकार दे दिया, आरटीई दे दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट का दे दिया, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, ये पार्लियामेंट्री एक्ट बन चुके हैं। तो अधिकार मिल गया पब्लिक को। उसी ढंग से अगर ये गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट और राइट टू हियरिंग एक्ट, 2 एक्ट अगर लागू करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो काफी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। अधिकार के साथ में मांगने वाला भी बात कर पाएगा और देने वाला भी उस पर कार्रवाई कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ इस पे हम सबको ध्यान देने का आवश्यकता है, जिससे कि गुड गवर्नेंस की जो भावना सरकार की है उसको हम लोग पूरा कर सकें, उसकी तरफ आगे बढ़ सकें और बिना अधिकारियों के जो ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब से लगा के नीचे पटवारी तक जो है, बिना अधिकारियों के इसमें पूरी तरह नए सिरे सोचने से ही संभव होगा। क्योंकि ये एक बार जब कोई एक्ट बनते हैं लागू नहीं हो पाते हैं तो फिर लागू करना थोड़ा मुश्किल काम भी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रास्ता निकालेंगे, क्योंकि अब जो एक्टिविस्ट है वो मांग कर रहे हैं, नए कानून की मांग कर रहे हैं कि दोनों को मिला के आप नया कानून लाओ। नए कानून लाएंगे उसमें टाइम भी लगेगा और पता नहीं किस रूप में वो क्या क्या सुझाव आएंगे उसके अंदर। मैं चाहता हूँ 2 कानूनों को अगर हम लोग ढंग से लागू कर दें तो एक्टिविस्ट तो मिसेज अरुणा राय है या वो निखिल डे हैं और भी कई साथी हैं, उनका कमिटमेंट इस कदर है इन कामों के लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो आरटीआई बनी है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो उन्हीं की शुरुआत की हुई थी कोई जमाने के अंदर। और संयोग से मैं जब सीएम चीफ मिनिस्टर बना 98 के अंदर, उसके पहले उनके धरनों में मैं खुद गया, मैंने कमिटमेंट कर लिया और संयोग से मैं खुद ही सीएम बन गया। तो हमने यहाँ से शुरुआत करी बनाने की कानून, प्रशासनिक, फिर एक्ट लाए, फिर उसको पार्लियामेंट तक बंद करके वो अब
पूरे देश के अंदर कानून का रूप ले लिया। पर शुरुआत राजस्थान से उसकी हुई। तो अरुणा राय जी का, निखिल डे का कमिटमेंट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सब कामों के अंदर, सोशल ऑडिट के अंदर भी है, सब में है। तो ये 2 कानून जो लागू नहीं हो पा रहे हैं, इसका मुझे भी दुख है। मैं चाहूंगा कि वापस इसके लिए कोशिश की जाए। बाकी जो है रेवेन्यू बोर्ड के बारे में जो हमारे वही बात कर रहे थे, उसमें मैं चाहूंगा कि इसको राजीव सिंह जी का अपना अनुभव है जिंदगी भर के, और रेवेन्यू बोर्ड में आपने अच्छे नवाचार किए हैं। केसेस बहुत लंबी थे तो सालों से हैं, अब कैसे उसको हल कर सकते हैं उसमें आप थोड़ा सोचें कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है, ये ऐसे केसेस होते रेवेन्यू के कि 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी चली जाती है, फैसले नहीं होते। क्या बीतती उसके ऊपर। गांव में कोई न कोई कारण से वो फंस जाते हैं, आपस में झगड़े हो जाते हैं, परिवार में झगड़े हो जाते हैं, और वो मुकदमे चलते चलते कहाँ से कहाँ तक पहुँचते कलेक्टर, RAA, फिर रेवेन्यू बोर्ड, फिर पता नहीं हाई कोर्ट भी आ सकते हैं कोई लोग। पीढ़ी खत्म हो जाती है, 1 पीढ़ी खत्म हो जाती है, 2 पीढ़ी खत्म हो जाती है। क्या बीतती होगी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप तो लेफ्टिस्ट विचारों के व्यक्ति रहे हैं, आपको ज्यादा इसमें रुचि देनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि राजीव सिंह जी कुछ नवाचार जो शुरू किए हैं, इन्होंने क्या किया है, कार्यशाला बनाई आपने ADM लेवल की, SDM लेवल की, 2 और 2 कौन सी बनाई सर? ये 4 थी। पहली वाली तो एडिशनल डिविजनल कमिश्नर और RAA की, दूसरी थी ADMs के लिए, तीसरी SDMs के लिए, और चौथी ये जितने ट्रेंड ऑफिसर्स थे, ट्रेंड ऑफिसर, हाँ, इन्होंने जिले पर जाकर के की कार्यशाला सर। अच्छा। बेसिकली क्या है कि कोई महत्वपूर्ण या तो तथ्य ओवरलुक होता है या कोई महत्वपूर्ण लीगल प्रोसीजर जो है वायलेट होता है, तभी आदमी अपील में जाता है। बेसिकली ये सर वकीलों का एक तरह से है उस तरह का कि एक लंबा चलता रहे तो उसमें उनको भी फायदा है, काश्तकार को तो खैर नुकसान ही है। तो उसमें क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए 5 लिमिटेशन एक्ट है, जैसे अगर हमें 60 दिन के अंदर अपील दायर करनी है और हमने 120 दिन में करी, तो 5 लिमिटेशन एक्ट का एप्लीकेशन लगता है। उसमें ये देखा जाता है कि जेन्युइन रीजन था लेट अपील फाइल करने का, आदमी बीमार पड़ गया या उसका कोई ऑपरेशन हो गया, उसके घर में कोई शादी हो गई वगैरह वगैरह। अब वो कोर्ट उसको डिसाइड करती है। कई बार क्या करते हैं कि वो लैकुना रह जाता है, वो 5 लिमिटेशन एक्ट तो डिसाइड नहीं करते और मेन जो वाद है वो डिसाइड कर देते हैं। अब वो आदमी ऊपर जब अपील में जाता है तो इसी बिंदु पर जो है वो मामला रिमांड होता है कि आप पहले तो 5 लिमिटेशन एक्ट डिसाइड करिए उसके बाद ये करिए। या जैसे कोई पार्टी बनने की दरखास्त देता है, वो ऑर्डर 1 रूल 10 होता है सर। मान लीजिए किसी ने अपनी जमीन बेच दी, तो अब वो जो परचेजर है वो आता है पार्टी बनने के लिए। अब वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई और आपने मेन सूट डिसाइड कर दिया, तो फिर वो मामला अपील का बनता है। इसी मुद्दे पर क्या होता है कि वो फिर रिमांड होता है कि नहीं, पहले आप इनको पार्टी, ये जो एप्लीकेशन है इसको डिसाइड करिए, फिर जो है करिए। एक कागजात का होता है सर कि कोई कागजात पेश कर रहा है तो उस पर रिमांड हो जाता है कि पहले इन कागजात के बारे में आप देखिए कि ये लिया जाए, पत्रावली में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये छोटे छोटे लैकुना है सर जिनके आधार पर होता था। तो ये जो चारों कार्यशालाएं हुई सर, इसमें थ्रेडबेयर डिस्कशन किया हम लोगों ने, और वरिष्ठ वकील, रिटायर्ड IAS IPS, रिटायर्ड जजेज, उनको भी बुलाया, और ये उसके आधार पर एक एडवाइजरी भी जारी की सर कि किन बिंदुओं पर जो है इनको फैसले लिखने हैं। जैसे एक सर ये मतलब जो विभाजन का प्रस्ताव जो भी 1.5 लाख जो है अभी हुए हैं सर कैंप के दौरान, इसमें अगर तहसीलदार मौके पर नहीं जाता है और मौके पर नहीं भी जाए तो ये लोग क्या करते हैं सर, काउंटर साइन लिख देते हैं, प्रति हस्ताक्षरित। इस प्रति हस्ताक्षरित का मतलब कि पटवारी ने तैयार किया और आपने उसको चुपचाप साइन कर दिए। उसको अगर केवल साइन करें तब भी उसे भी काम चल जाता है, कागज का पेट भर जाता है, और फिर वो नहीं तो इसी बिंदु पर रिमांड होगा कि तहसीलदार ने जो है नहीं बनाया, वो एक्ट के खिलाफ हो जाता है। ऐसे रास्ते का प्रस्ताव सर पटवारी ने तो CS सर्कुलर भेज सकते हैं, आप भेज सकते हैं सर, हमने भेजा, कोई नहीं करेगा। हमने एक एडवाइजरी जारी करी, काउंटर साइड कोई नहीं करेगा उसको। हाँ बिल्कुल सर, वो अब तो पूरी उसकी पालना हो रही है सर, एक्शन होगा अगर। बिल्कुल सर। और एक हमने ये भी किया, ये लोग ये सोचते हैं कि पीठासीन अधिकारी जो है अगर कोई फैसला कर दे
तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने चारों कार्यशाला में इनको इस बात के लिए पाबंद किया कि आपका जो काम है अर्ध न्यायिक काम है, सेमी जुडिशियल है। तो अगर आप कोई विधि विरुद्ध फैसले करते हैं तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है हम लिखेंगे। पाली जो RAA है उन्होंने कोई एक फैसला किया जिसमें 30 तारीख की डेट दी और 26 तारीख को फैसला कर दिया बिना दोनों पार्टी को नोटिस दिए, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए लिखा भी है। तो इस तरह से अपन कोशिश कर रहे हैं सर कि एक जो है पारदर्शिता का और अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास किया। इसलिए मैंने कहा कि ये केस लंबित है, इसके ऊपर भी कोई बड़ी सोच रखनी चाहिए हमें, कैसे निपटारा करें। डबल RA सबसे ज्यादा बेईमान है। STO फिर जिम्मेवार है, रेवेन्यू बोर्ड जिम्मेवार है, बीच वाली कड़ी बिल्कुल ही साहब। देखो आजकल तो वो काम था धीरे कमीशन को दिया है सर। वो अभी आप जरा इस पे सोचे, अभी नहीं, एक काम करें आप जरा ये रेवेन्यू बोर्ड और ये नीचे वाला रेवेन्यू का जो भी है काम, इसके ऊपर एक सोच डेवलप होनी चाहिए। अन्य राज्यों में क्या वो देख लें, थोड़े स्टडी का हवाला है सब जगह, किसी को भेजना पड़े भेज दीजिए टीम को। हम चाहेंगे हम बेस्ट क्यों नहीं हों, राजस्थान बेस्ट क्यों नहीं हो। सर जब आज़ादी के बाद में तो जो भूमि का मालिक बनाया था किसान को भी, उस वक्त से ही राजस्थान का एक नाम अलग रहा है देश के अंदर। तो हम चाहेंगे कि आप जरा इस पर सोचें, अपन बैठ के बात करें, कभी आप मुझसे मिलिएगा। अपने अंतिम चरण में पहुंचा न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम